अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखकर किसी भी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हो, एक चीज गारंटी है, लिख लीजिए मुझसे, अगले 3 साल आप अपसेट रहने वाले। आइडियल एसेट एलोकेशन क्या दिखना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 20% जितना पैसा गोल्ड में रखें, 30% जितना पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड्स में रखें, बचे हुए 50% को। एक इन्वेस्टर है जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस टाइम पे लमसम करना चाहिए या एसआईपी जाना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीधा सीधा लमसम कर दीजिए, इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल। हाइब्रिड होता क्या है, उसका यूज केस क्या है? हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें थोड़ा डेट होगा, थोड़ा इक्विटी होगा और कुछ प्रोडक्ट में थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी होगा। तो ये किसी एक एसेट क्लास पे फोकस नहीं करता, ये हाइब्रिड है। 2020 में जब कोविड का फॉल आया, The largest coronavirus lockdown in the world is happening right now in India. संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मार्केट 40-45% गिर गया। ये हाइब्रिड फंड वाज डाउन ओनली 14%। वो ऐसी कोई एसडब्ल्यूपी में गलती जो लोग करते हैं और फंस सकते हैं? आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को पहले आप फुलफिल कर लीजिए, कम रिस्क लेके थोड़ा सा वो कुशन कर लीजिए और बाकी के पैसे पे आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए ना। क्योंकि कौन सी कैटेगरी में कौन सा एएमसी आपको लगता है एक अच्छा फंड चलाता है? हम फंड का नाम नहीं मांग रहे, एक रेंज ऑफ एएमसीज। कीर्तन, थैंक यू वंस अगेन। आपको हम लेके आए संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे और आपने अलाउ किया, टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। भाई अब आप सुपरस्टार हो गए हो, बड़े बड़े पॉडकास्ट पे जाते हो, तो हमने सोचा कोशिश करके अब वापस आपको लेके आते हैं। बट दैट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट विद राज, आई थिंक। एंड इफ आप लोगों ने नहीं देखा है, वैसे तो चांस नहीं होगा, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालता हूँ, वो भी पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, जहाँ आपने जियोपॉलिटिक्स की और इंडिया की सिचुएशन की बात की थी। वेरी वेरी वेल डन। हमारा जो लास्ट एपिसोड हुआ कीर्तन, उस पर हमने बात करी थी डेट म्यूचुअल फंड्स की, और फ्रैंकली स्पीकिंग आपने और हमने इस पे बात की है कि हम दोनों को नहीं लगा था कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना टेक्निकल था वो। बट आई थिंक वी गॉट वेरी गुड फीडबैक, और लोगों ने एक डिमांड करी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के बारे में, ज्यादातर लोग ये पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा एक आपके साथ सीरीज करते हैं, थोड़ा डीप डाइव करते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा हाइब्रिड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हाइब्रिड होता क्या है, उसका यूज केस क्या है, उसके बारे में अगर आप पहले थोड़ा सा बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हाइब्रिड का मतलब है कि वो एक एसेट क्लास नहीं है। इक्विटी का मतलब है वो इक्विटी में निवेश करता है, डेट का मतलब है डेट में निवेश करता है, कमोडिटी गोल्ड सिल्वर का मतलब है वो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा। हाइब्रिड इन तीनों का मिक्सचर है। तो हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें थोड़ा डेट होगा, थोड़ा इक्विटी होगा और कुछ प्रोडक्ट में थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी होगा। तो ये किसी एक एसेट क्लास पे फोकस नहीं करता, ये हाइब्रिड है। ये सब एसेट क्लासेस पे फोकस करता है। अब 7 अलग अलग कैटेगरीज है विद इन हाइब्रिड। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग एक्सपोजर मिलेगा। जैसे कुछ कैटेगरीज है जो डेट हैवी है, कुछ कैटेगरीज है जो इक्विटी हैवी है, और कुछ कैटेगरी है जो इतनी डायनामिक है कि शायद कमोडिटी हैवी भी हो सकती है। तो लुक एट हाइब्रिड एज अ प्रोडक्ट जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, और डिपेंडिंग ऑन आपने किस कैटेगरी में पैसा लगाया, आपका पैसा इक्विटी में भी होगा, डेट में भी होगा और कमोडिटीज में भी होगा। तो ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है कि हाइब्रिड प्रोडक्ट क्या है। ओके, बिकॉज अभी तक जो मेरे को भी या काफी जगह हाइब्रिड की अंडरस्टैंडिंग होती है वो यही है कि डेट और इक्विटी का ही मिक्सचर होता है, कि कुछ एक परसेंटेज डेट होगा, कुछ परसेंटेज इक्विटी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। तो जैसे 7 अलग अलग हाइब्रिड के प्रोडक्ट्स है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें 6 में ये थॉट प्रोसेस सही है। ओके, मतलब मेजॉरिटी में सही है। मेजॉरिटी में कि लार्ज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज या तो डेट या तो इक्विटी। एक प्रोडक्ट है जिसे आप मल्टी एसेट फंड कहते हो, उसमें गोल्ड या सिल्वर भी हो सकता है, क्योंकि उसका नाम ही मल्टी एसेट हो। मल्टी एसेट है। ओके, ओके। तो अगर मान लीजिए मैं आपको ब्रॉडर डेटा दूं कि ये 7 कैटेगरीज क्या क्या है, राइट? तो सबसे पहली कैटेगरी है आर्बिट्राज फंड। राइट, आर्बिट्राज फंड में जब भी आप पैसा डालोगे तो वो फंड सिर्फ आर्बिट्राज करता है। आर्बिट्राज का मतलब क्या है? आर्बिट्राज का मतलब है कि आपने फंड को पैसा दिया, तो फंड क्या करेगा? कैश मार्केट में मान लीजिए कोटक महिंद्रा का बैंक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उसका फ्यूचर टिपिकली थियोरेटिकली प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए, तो वो 102 रुपए पे ट्रेड कर रहा है हाइपोथेटिकली। ओके, तो आर्बिट्राज फंड क्या करेगा? वो कैश में 100 रुपए पे खरीद लेगा कोटक महिंद्रा का स्टॉक
और फ्यूचर में 102 पे बेच देगा। अब शेयर का भाव कहीं पर भी चली जाए लास्ट के एक्सपायरी डेट तक, कहीं पर भी, ये 500 हो जाए या नीचे की साइड 10 रुपया हो जाए, फंड ने जो 100 रुपए पे लिया था और 102 पे बेचा था और जो 2 रुपए का प्रॉफिट है, वो फंड को 2 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लॉक हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो आर्बिट्राज में जब आप पैसा निवेश करते हो तो आपको डेट फंड जितना रिटर्न मिलता है 6% के करीब, बट द बेस्ट पार्ट इज उस पे आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, राइट? तो आपने एफडी में पैसा रोक दिया 6% पे, अश्योरिटी तो है 6% मिलेगा, पर आपको 30% टैक्स लग जाएगा। पर जब आप आर्बिट्राज फंड में 6%, तकरीबन 6% की कमाई करते हो, तो 1 साल के नीचे अगर आपने निवेश किया तो 20% टैक्स लगेगा, और 1 साल के ऊपर निवेश किया तो 12.5% टैक्स लगेगा। तो वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जिसे फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है, कि आप आर्बिट्राज फंड में आ जाओ अगर आप 30-40% के टैक्स ब्रैकेट में हो, और 1 साल से ज्यादा निवेश करोगे तो टैक्स 30-40% की जगह पे सीधा 12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हाई अर्नर्स हैं, जिनकी एक्टिव इनकम ज्यादा है, करेक्ट, उनके लिए ये सूट करता है। अच्छा, काफी बार ये क्वेश्चन आता है कीर्तन की, आपने समझे कुछ लोग लमसम करने से डरते हैं, तो उनको लगता है हमें काम करते हैं, हम ना थोड़ा पैसा या तो डेट फंड में या कर देते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर लेते हैं। तो इन दैट केस आप क्या सजेस्ट करोगे कि डेट फंड इज मोर यूजफुल या आर्बिट्राज फंड इज मोर यूजफुल? एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको ट्रांसफर के एंगल से देख रहे हो, क्योंकि ट्रांसफर के एंगल से आप कैपिटल गेन्स बनाओगे ही बहुत छोटा, अनलेस आपकी योर साइज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। बट ऑफ कोर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपका आर्बिट्राज फंड इज मच बेटर देन लिक्विड में पैसा रखो और यहां ट्रांसफर करो। पर आपको रियलिस्टिकली ग्राउंड पे बहुत ज्यादा डिफरेंस तब दिखेगा जब आपका कैपिटल बहुत बड़ा है, वरना इन ऑल ऑनेस्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लिक्विड रखो या आर्बिट्राज रखो। बट यस, थियोरेटिकली आर्बिट्राज इज मच बेटर देन अ लिक्विड। पर अभी जो एसटीटी इंक्रीज हुआ, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं फ्यूचर्स में वो सेल कर देते हैं, तो उसका कुछ इंपैक्ट होगा? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने ये एसटीटी इंट्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारे फंड मैनेजर से इस स्पेस में बात की, तो वो ये कह रहे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, 0.15 से लेके 0.2% तक का शायद इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि एसटीटी बढ़ गया और ट्रांजैक्शन में कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी, बट नॉट अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट एज सच। बट यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत क्लियर है कि उनको नहीं चाहिए कि आप एफएनओ करो, तो वो कुछ ना कुछ नए नए रूल्स लेके आएंगे जिससे ये कॉम्प्लिकेट ही होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम एनी सिंपलर। बट ये सब ऐड करने के बाद भी योर आर्बिट्राज फंड इज मच 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 बेटर देन मोस्ट ऑफ योर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, क्योंकि टैक्स का ही एडवांटेज इतना बड़ा है कि आप 1 साल से ज्यादा रुक जाओ तो आपको 18-20% तो टैक्स आर्बिट्राज में मिल जाएगा। तो किसको आर्बिट्राज फंड में नहीं डालना चाहिए पैसा? ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर आप नीचे टैक्स स्लैब में हो, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं हो या आप 10% वाले टैक्स स्लैब में हो, तो आपको फिक्स्ड इनकम में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इनकम में बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जहां पर आप 7.5-8% तक का रिटर्न बना सकते हो, और अगर 7.5-8% तक का रिटर्न बना सकते हो और टैक्स नहीं भरना है उस पे, राइट, तो दैट इज अ मच बेटर प्लेस फॉर यू टू बी देन इन आर्बिट्राज, क्योंकि आर्बिट्राज में आप 7.5-8% नहीं बना पाओगे। तो अगर आपका टैक्स स्लैब बहुत छोटा है या नीचे वाला स्लैब है तो आपको डेट देखना चाहिए, अगर आपका टैक्स स्लैब ऊपर वाला है तो आपको आर्बिट्राज देखना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं जो रिटायर्ड लोग हैं जिनकी एक्टिव इनकम बिल्कुल नहीं है, अगर उनके पास एक कॉर्पस आता है, चाहे वो पीपीएफ के माध्यम से आए या कहीं से भी रिटायरमेंट कॉर्पस आता है, तो इट इज बेटर कि दे मूव टू डेट 100% एंड दे शुड नॉट गो फॉर आर्बिट्राज। पर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो आर्बिट्राज फंड में डाल दे अगर उसकी इनकम स्लैब। करेक्ट। आई थिंक ये बहुत अच्छा हमारा फर्स्ट लेवल क्लोज हुआ है, पहला सेक्शन क्लोज हुआ है। अब सेकंड कौन सा है? सेकंड फंड को आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कहते हो। ओके। अभी हाइब्रिड है इसका मतलब मिक्सचर है जी, राइट। कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्वेटिव है। इसका मतलब इस फंड में जब आप निवेश करते हो तो 10 से 25% की रेंज है, उतना आपका इक्विटी कंपोनेंट होगा और बाकी का आपका फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट होगा, राइट। अब ये कैटेगरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं तो
मैं आपको थर्ड कैटेगरी समझाऊंगा, उसके बाद शायद ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों कंजर्वेटिव हाइब्रिड उतना अच्छा नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी है जिसे आप इक्विटी सेविंग्स फंड कहते हैं। ओके, अब इक्विटी सेविंग्स फंड में टिपिकली 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में होता है और बाकी का मोटा मोटा डेट में होता है। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा एग्रेसिव फंड है फिर अगर 65% इक्विटी में है तो, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इन फंड्स को आर्बिट्राज करना अलाउड है। अच्छा, तो आप समझिए 65% जो इक्विटी में है उसमें से 25% प्योर अनहेज्ड इक्विटी होगा, बाकी का 40% आर्बिट्राज है, पर इस 60 को आप फिर भी इक्विटी गिनते हो। ओके, सो नाउ आपने इक्विटी सेविंग्स में जब पैसा रोका तो आपका वही 25% के आजू बाजू इक्विटी है, बाकी का 45-50% 60% आर्बिट्राज है और बाकी थोड़ा डेट है। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि 75% आपका डेट है और 25% इक्विटी है। अब इसे आप कंजर्वेटिव से कंपेयर कीजिए, कंजर्वेटिव भी 10 से 25% इक्विटी है, बाकी डेट है जी, तो मोटा मोटा ये सेम हो गया। हाँ, राइट, पर अब आप दोनों में डिफरेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखिए। ओके, अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब का डेटा शेयर कर रहा हूं। अब आप देखिए 3 साल का रिटर्न कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का 10% के करीब है और ये कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज, और इक्विटी सेविंग्स का 11% के करीब है। यानी इक्विटी सेविंग ने 1% ज्यादा दिया। आप 5 साल का एवरेज देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड 9% है, इक्विटी सेविंग्स 10% है, वापस 1% ज्यादा। आप 7 साल का एवरेज देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड 9% है, इक्विटी सेविंग्स 10% है, फिर से 1% ज्यादा। सो पॉइंट नंबर 1 कि जब दोनों में अनहेज्ड इक्विटी 25% के करीब है और बाकी 75% डेट है, फिर भी इक्विटी सेविंग्स आपको 1% रिटर्न ज्यादा दे रहा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड से। अब क्या रिस्क ज्यादा ले रहा है? तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड का क्लोज टू 4 है और इक्विटी सेविंग्स का भी स्टैंडर्ड डिविएशन क्लोज टू 4 है। ओके, मतलब सेम रिस्क पे 1%, सेम रिस्क पे इक्विटी सेविंग्स 1% ज्यादा रिटर्न दे रहा है आपको, राइट। पॉइंट 1। पॉइंट 2 वेरी इंपॉर्टेंटली, सिर्फ वो 1% रिटर्न ज्यादा नहीं दे रहा है आपको, वो आपको बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज भी दे रहा है। क्योंकि जब आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में पैसा निवेश कर रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे स्लैब रेट लग रहा है। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो 30% लग गया, पर आप इक्विटी सेविंग्स में पैसा निवेश करोगे और 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहोगे तो 12.5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब 1% रिटर्न तो ज्यादा कमाओगे, पर आपका टैक्स 30 की जगह पे सिर्फ 12.5 है। ये बहुत बड़ा आर्बिट्राज है, बहुत बड़ा आर्बिट्राज है, और रिस्क भी नहीं बढ़ रहा है आपका, और रिस्क नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो अगर आप ज्यादा पैसा एक्टिव इनकम अर्नर हो और 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, आर्बिट्राज फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप पैसा रोक सकते हो, और दूसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आपके लिए इक्विटी सेविंग्स फंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, राइट, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये 3 प्रोडक्ट है, आर्बिट्राज, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स। पर इसमें ये क्लियर है कि आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड शायद जरूरत नहीं है। बट अगर कीर्तन हम देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम नहीं है और उसको इनकम जनरेट करनी है और वो वापस वो स्लैब रेट पे है ही नहीं, बिकॉज रिटायरी है या फिर नहीं काम कर रहा है, उसको कहीं से धन मिला है, मिल गया समाओ, तो उसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज फिर एटलीस्ट वो 10% ही रिटर्न, 1% कम रिटर्न कमा रहा है, बट टैक्स में वो बहुत बड़ा एडवांटेज ले जाएगा, 12.5 और 0 हो जाएगा। अगेन ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी आप कैसे पैसा निकाल रहे हो उसके ऊपर, पर अगर आप 12 लाख अगर तक मैं निकालता हूं तो 12 लाख अगर 10% है तो मतलब 1,20,00,000 रुपए मैं रखूंगा, तब कहीं जाके शायद मैं टैक्सेबल ब्रैकेट में आऊंगा। आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा टैक्स देखना पड़ेगा यहां पर। अब मैं समझाता हूं कैसे। अगर आप SWP करने वाले हो, SWP का मतलब क्या है? आप कैपिटल विड्रॉल कर रहे हो, आप कुछ यूनिट्स बेच रहे हो और पैसा वापस ले रहे हो, इसे आप टैक्सेशन एंगल में कैपिटल गेन्स में अकाउंट करते हो जी, राइट। कैपिटल गेन्स में 12 लाख का लिमिट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और 12.75 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिलता है। बट वही है कि लेट्स से मेरे पास 0 इनकम है, हाँ, ओके,
और मेरे को, मैं रिटायर हो गया हूँ, अब हो गया, रिटायर हो गया, करेक्ट अब आगे से मेरी जीरो इनकम है, मेरे को कोई और पैसा नहीं आ रहा। करेक्ट अगर मैं इक्विटी सेविंग्स फंड से एसडब्ल्यूपी करूंगा तो आपको कैपिटल गेन्स कैपिटल लगेगा। गेन्स लगेगा, बट अगर मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड से करूंगा तो शायद मुझे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वो अभी तक मेरी इनकम ही नहीं बना है, इनकम 12 लाख पहुंची नहीं है। एसडब्ल्यूपी करोगे तो लगेगा, क्योंकि एसडब्ल्यूपी को आप कैपिटल गेन्स में इनकम अकाउंट करोगे। आपको सिर्फ अगर इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ओके, या अगर आप आईडीसीडब्ल्यू कर रहे हो, अच्छा, मैं आऊंगा आईडीसीडब्ल्यू पे, हाँ डिविडेंड कर रहे हो, हाँ हाँ, राइट, तो वो इनकम में ऐड होगा। ओके ओके। बट अगर मेरे पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में समझिए 10 लाख रुपए हैं, हाँ, और 1 साल में मेरे को 1 लाख रुपए बन गए उसमें, हाँ। और मैं 1 लाख विड्रॉ करता हूँ, वो वो कैपिटल गेन्स है। ओ, इवन कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आप विड्रॉ करोगे तो कैपिटल गेन्स है, अगर आप आईडीसीडब्ल्यू कर रहे हो तो वो इनकम में तो डिविडेंड की तरह आएगा। ओके, परफेक्ट, गॉट इट, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी सेविंग्स फंड में रहें, क्योंकि 25% इक्विटी वहां रहती है, करेक्ट 40% के आसपास है आपका आर्बिट्राज है, और बचा हुआ डेट है, तो इट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ एक्सपोजर। एब्सोल्युटली ठीक, परफेक्ट। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे से समझ गए कीर्तन हम। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे। सो फोर्थ कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर, हमने अभी तक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कशन किया, ये तीनों फंड्स मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ाते हैं, अब मॉडरेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो जब हम मॉडरेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 2 फंड्स आते हैं। सबसे पहले हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, या आप जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कह सकते हैं। ओके, अब जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये डायनामिक है। यहां पर कोई स्ट्रक्चरल डिस्कशन नहीं किया गया है फंड के साथ कि आपको कितना डेट में रखना है या कितना इक्विटी में रखना है। फंड अपने हिसाब से डिसाइड करेगा मार्केट को देखकर कि मुझे ज्यादा इक्विटी जाना है या ज्यादा डेट जाना है। ओके, 1 सेकेंड फंड इज बैलेंस्ड हाइब्रिड। अच्छा, बैलेंस हाइब्रिड में रेगुलेशन है कि आपको 40 से 60% इक्विटी में रखना पड़ेगा और 40 से 60% डेट में रखना पड़ेगा। अब यहां एक प्रॉब्लम है, जो 40 से 60% इक्विटी में है ना, उसमें आर्बिट्राज अलाउड नहीं है। ओ, तो ये ओपन, ये प्योर इक्विटी होगा, लॉन्ग ओनली इक्विटी की पोजीशन होगी ये, राइट। और थर्ड, अगर मैं इसी चीज में ऐड कर दूं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में रेगुलेशन ये कहता है कि आपको 10% इक्विटी में होना चाहिए मिनिमम, अच्छा, 10% डेट में होना चाहिए मिनिमम, और 10% ऑल्टरनेट्स में होना चाहिए, रीट्स, इनवीट्स, गोल्ड, सिल्वर। बाकी 70% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि उसे कहां इन्वेस्ट करना है। अच्छा, इतनी छूट है, इतनी छूट है, पर प्रोडक्ट लाइन यही होगी। प्रोडक्ट लाइन यही है। तो अब 3 फंड्स हो गए कंजर्वेटिव में, ये 3 फंड्स हो गए मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में। ओके, अब सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस हाइब्रिड की कोई जरूरत ही नहीं है। बैलेंस हाइब्रिड की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस हाइब्रिड की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ बैलेंस हाइब्रिड की हमें क्यों जरूरत नहीं है। अब अगर हम बैलेंस हाइब्रिड की बात करें तो बैलेंस हाइब्रिड में क्योंकि आपका टैक्स स्लैब इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि आप इक्विटी टैक्सेशन में नहीं आओगे। दूसरी दोनों कैटेगरीज में आप इक्विटी टैक्सेशन में आ जाओगे, ओके, राइट। और उतना ही रिस्क लेकर या उससे कम रिस्क लेकर बैफ और मल्टी एसेट फंड्स ने बहुत सुपीरियर परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। सो अगर मैं आपको वापस पिछले 3 साल का डेटा बताता हूं, मैं आपको बैफ और मल्टी एसेट का डेटा दे रहा हूं। तो पिछले 3 साल में बैफ ने तकरीबन 13.5% रिटर्न दिया है, मल्टी एसेट ने 18.5 दिया है। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का रैली। यस, बैफ ने 5 साल में 12 दिया है, मल्टी एसेट ने 17 दिया है, और 7 साल में बैफ ने 12 दिया है, मल्टी एसेट ने 16 दिया है, और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है 7.5 यूनिट्स। यानी अगर दोनों को आप देखें, बैफ और मल्टी एसेट दोनों का रिस्क सेम है, बट द रिटर्न्स दैट द मल्टी एसेट फंड हैज जनरेटेड इज सिग्निफिकेंटली हायर देन बैफ। ओके, पर लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये इतना बड़ा डिफरेंस जनरली नहीं होता है। इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि
आपने पिछले 2 साल में सिल्वर और गोल्ड में जो रैली देखी है उसका एडवांटेज बैलेंस एडवांटेज फंड को नहीं मिला है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में गोल्ड सिल्वर नहीं है और मल्टी एसेट फंड्स ने भर भर के गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ था। बट इन दोनों फंड्स में से तो एक तो मॉडरेट कैटेगरी में से बैलेंस हाइब्रिड आउट हो गया, आउट कर दिया हमने, राइट। अब बच्चे बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट। अब आपको इन दोनों में से कैसे सिलेक्ट करना है? तो इन दोनों में से आप सबसे पहले तो ऐसे सिलेक्ट कीजिए कि अगर आप गोल्ड में सेपरेट एलोकेशन कर रहे हैं तो शायद आपको मल्टी एसेट की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक। तो अगर आपने गोल्ड में सेपरेट एलोकेशन की हुई है तो आप बैफ में निवेश कीजिए, ठीक है, राइट। पर अगर मान लीजिए यू आर समबडी जिसने गोल्ड सिल्वर में एलोकेशन ही नहीं की है तो आपको मल्टी एसेट फंड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में आप फंड मैनेजर पे छोड़ रहे हो कि बॉस आपको अगर लगे कि गोल्ड सिल्वर सस्ता है तो आप ऐड कर लो, आप वेट कम कर लो, आपको लगे इक्विटी अच्छा है तो इक्विटी ऐड कर लो, आपको लगे डेट अच्छा है तो डेट ऐड कर लो। तो द वे यू रियली थिंक इज कि अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन बिल्कुल नहीं है तो आप मल्टी एसेट के थ्रू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर का सेपरेट एलोकेशन है तो आपको बैफ के थ्रू अप्रोच करना चाहिए। गॉट इट। अच्छा, जो आपने बताया कि बैलेंस्ड हाइब्रिड को हम उड़ा देते हैं, तो उसके कुछ रिजल्ट्स क्या रहे हैं पिछले 3-5 साल में, जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस? सो बैफ और डेफ, सो बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, उससे 2% नीचे के रिटर्न्स है। अच्छा, ओ, एट द सेम रिस्क। ओके। सो बैलेंस हाइब्रिड अगर 8 जनरेट कर रहा है हाइपोथेटिकली तो बैलेंस एडवांटेज फंड 10 जनरेट कर रहा है और मल्टी एसेट 15 जनरेट कर रहा है। अभी जैसे मैंने समझा ये 15 इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर में आपने इतनी तेजी देखी है। दिस इज नॉट नॉर्मल, यानी आप नहीं कहोगे कि अगर आप मल्टी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 5% ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखो बैलेंस एडवांटेज फंड से, नहीं होगा, राइट। दूसरी एक रिस्क आपको ये समझनी है जब भी आप मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करोगे और फिलहाल इन्वेस्ट करोगे कि गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन बहुत सारे फंड्स ने अभी रिसेंटली तेजी के बाद ऐड किया है। तो अब अगर गोल्ड सिल्वर में वॉलेटिलिटी आती है तो आपको वो एक्सपीरियंस करने मिलेगी। सो मल्टी एसेट फंड में टिपिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर चला गया है कि फंड मैनेजरियल लेवल पे भी प्रेशर आ गया कि आपके फंड में गोल्ड सिल्वर नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने लेटली गोल्ड सिल्वर में इतनी तेजी के बाद पैसा निवेश करना शुरू किया और बीच में ऑलरेडी हमने देखा गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ है। तो मल्टी एसेट फंड में सिलेक्शन ऑफ द स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे मैं आऊंगा और कैसे हम किसी फंड हाउस को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर पे कि और पर्पस ऑफ दिस। तो एक हो गया मल्टी एसेट, मेरे को नहीं समझ आता कि कितना इक्विटी कितना डेट कितना, ये तो ग्रेट, मल्टी एसेट में डाल दिया। अगर मैं खुद ही करता हूं तो मैंने गोल्ड सिल्वर शायद खरीदा होगा ETF के माध्यम से या किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अब बैलेंस्ड एडवांटेज किसको यूज करना चाहिए? सो मॉडरेट इन्वेस्टर, मान लीजिए आप तकरीबन 3-4 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप शायद बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट में निवेश करते हो, आपने NCDs में पैसा रोक रखा है, आप थोड़ी सी डेट फंड में रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, ड्यूरेशन में आपने पैसा रोका है या क्रेडिट रिस्क फंड में आपने पैसा रोका है। तो 3 से 5 साल वाले FD इन्वेस्टर्स, NCD इन्वेस्टर्स, बॉन्ड इन्वेस्टर्स, ऐसे लोगों को बैलेंस एडवांटेज फंड में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि उन्हें पैसा रोकना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो फंड मैनेजर वो जब इक्विटी थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा और आप ऑलरेडी मॉडरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में हो। प्लस जिस तरीके के रिटर्न्स हिस्टोरिकली जनरेट हुए उस कैटेगरी में, मुझे नहीं लगता है कि 9-10% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन बुरी है। यू विल डू मच बेटर देन दैट इन माय ओपिनियन। प्लस आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। हाँ, सो गेम ये बेसिकली है कि इक्विटी टैक्सेशन मिलने वाला है। करेक्ट। क्योंकि अगर हम देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी तो यू आर मेकिंग रिटर्न्स एनीवेयर इन द रेंज ऑफ लेट्स से 10-ish 11%
एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लोग कहते हैं जीरो रिस्क की एक तरीके से Correct. आपके ए रेटेड बॉन्ड्स है, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स है, तो बट यू आर सेइंग कि स्टिल फॉर अ टैक्सेशन पर्पस एंड फॉर ईज आप अपना जो बैलेंस्ड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस एडवांटेज ही कंसिडर करना चाहिए अगर आप बॉन्ड्स या एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हो, ओके क्योंकि आज अगर आप लेट्स से आम जनता कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, या तो वो बजाज फाइनेंस ले लेगी या श्रीराम ले लेगी, तो वो तो 8.5-9% 9% के बीच 8.5-9% मिल रहे हैं। मुथूट ले लेता है कुछ या। 3-4 और नाम है, हाँ तो 8.5-9 से ज्यादा तो यहाँ रिटर्न बन रहे, प्लस टैक्स एडवांटेज यहाँ पर है क्योंकि 12.5% टैक्स लगेगा वर्सेस 30-40% वहां पर। अब अगर आप 10-11% वाली बॉन्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो जो शायद आपको नहीं समझ रहा है एनसीडी में या बॉन्ड्स में। वो भी अगर आप कंसिडर कर ले, मान लीजिए आप 10% वाले किसी बॉन्ड में निवेश कर रहे हो, 30% टैक्स भरने के बाद भी हाथ में 7% बचेगा, और ये फंड्स अगर आपको 9% भी रिटर्न जनरेट, जबकि ज्यादा कर देंगे पर 9% रिटर्न भी जनरेट कर रहे, तो भी आपके हाथ में 7.8 बचेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 से 5 साल की एफडी वाले लोग जो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, एनसीडीज या बॉन्ड्स कर रहे, डेट फंड में थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, ले रहे हैं या वो सब के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड 3 से 5 साल के समय, टाइम ड्यूरेशन, थॉट प्रोसेस से बहुत अच्छा फंड है। अगर कोई इमीडिएटली एसडब्ल्यूपी चालू करना चाहता है तो उसके लिए ये फंड इमीडिएट विड्रॉल के लिए ठीक रहेगा या नहीं? इमीडिएट विड्रॉवल के लिए फंड ठीक नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इसमें इक्विटी कंपोनेंट है। हाँ कौन से समय पे पैसा लगा रहे हो। क्वाइट पॉसिबल कि आज आपने पैसा लगाया, अगले महीने से मार्केट गिरने लगा, तो ये फंड में इक्विटी कंपोनेंट तो है ही, तो वो इमीडिएट हिट तो आपके प्रिंसिपल पे आ जाएगा। तो मैं लोगों को हर बार यही सलाह देता हूँ कि एसडब्ल्यूपी के लिए अच्छा फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, पर पहले आप पैसा निवेश करने के बाद 12-18 महीनों तक उस फंड को थोड़ा सा ग्रो होने दे, थोड़ा एक बेस बनाए कि 100 रुपए का आपका निवेश 108-110 हो गया, उसके बाद विड्रॉवल स्टार्ट करें, तो प्रोबेबिलिटी कि आप अपने प्रिंसिपल को डिप कर जाएंगे बहुत कम है। हम एक काम करेंगे, आप अभी एक और कैटेगरी बची है, आपने बताया था 6th कैटेगरी जो है, उसके बाद है ना हम एक केस लेंगे जहां पे हम किसी के लिए 1 करोड़ रुपए की एसडब्ल्यूपी का डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि क्या बकेट्स होने चाहिए, कैसे वो पैसा बांटे, ताकि क्योंकि उसको तो पहले दिन से पैसा चाहिए, करेक्ट, तो वो परेशानी में ना आए, एब्सोल्युट, और उसका पैसा कभी खत्म भी ना हो, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो अब बेसिकली ये समझ आ गया, दिस इज मल्टी एसेट, एंड अगर आपको 3 से 5 साल का एफडी का होराइजन है तो बैफ हैपेंस टू बी अ बेटर परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर दैट। अब अगला लास्ट कैटेगरी इज अग्रेसिव हाइब्रिड। अब जैसे ऑफ कोर्स नाम ही आपको बता रहा है अग्रेसिव है, 65 से 80% आपका पैसा इक्विटी में है और बचा हुआ 20 से 35% आपका फिक्स्ड इनकम में है, ठीक है। अब क्योंकि ये 65 से 80% इक्विटी में, आपको इक्विटी टैक्सेशन ही मिलेगा, पर ये कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। अब आपको लगेगा ये हाइब्रिड है, आप इसे कभी भी इक्विटी फंड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, राइट, पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट देता हूँ क्यों अग्रेसिव हाइब्रिड लार्ज कैप फंड से बेटर है। ओह वाह। अब अगर आप पिछला 3 साल देखे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, 16% के आजू बाजू अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का रिटर्न है, लार्ज कैप का भी 16% रिटर्न है, सेम हो गया। 5 साल में अग्रेसिव हाइब्रिड का रिटर्न है 15.5%, लार्ज कैप का भी 15.5%, और 7 साल में अगर आप देखें तो अग्रेसिव हाइब्रिड 14.5% है, लार्ज कैप 15% है, ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं आपको रिस्क बताता हूं। लार्ज कैप का रिस्क है 13 यूनिट्स, अग्रेसिव हाइब्रिड का रिस्क है 10 यूनिट। तो आपका शार्प्स रेशियो बेटर हो गया, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो गया, 100% बेटर हो गया। तो आप कम रिस्क ले रहे हो पर रिटर्न आपका लार्ज कैप जितना निकल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो शायद नए इन्वेस्टर्स है इक्विटी में और उनको ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप सही इन्वेस्टमेंट है, उनको एक्चुअली अग्रेसिव हाइब्रिड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि शायद लार्ज कैप जितना ही रिटर्न निकलकर आपका रिस्क कम हो जाएगा अग्रेसिव हाइब्रिड में निवेश करने में, और टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपको सेम टैक्सेशन पड़ेगा, क्योंकि आपका 65% से ऊपर का इक्विटी अग्रेसिव हाइब्रिड में। बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, लोग इसके बारे में जनरली बात नहीं करते हैं।
अच्छा कीर्तन, इसमें एक चीज और जो अच्छी हो गई कि देखिए हम लोगों को कहते हैं या फिर कोई भी कहता है कि डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा सा डेट आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। Yes. तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका है डेट को Absolute. डालने का, जिसकी Absolute. वजह से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है कम हो गया है। अच्छा कीर्तन, मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को समझाइए कि रिस्क कम होना और रिटर्न सेम होने में क्या क्या एडवांटेज है। बिकॉज लोगों को ना सब रिटर्न्स की तरफ देख रहे होते हैं, 3 साल में कितना रिटर्न, 2 साल में कितना रिटर्न, और फिर वहां पे वो 0.6 0.7 का भी गैप होगा तो वो 0.7 वाले में चले जाएंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ, फंड का नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ ऑल रेगुलेशंस, पर 2020 में जब कोविड का फॉल आया था, ओके, तब का एक एग्जांपल देता हूं आपको, और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपके पास 100 रुपए है, तो आपको क्यों एसेट एलोकेशन करना चाहिए? आप शायद गोल्ड में थोड़ा पैसा रखोगे, इक्विटी में थोड़ा पैसा रखोगे, पर क्या आप फिक्स्ड इनकम में पैसा रखोगे? नहीं रखोगे। 10 में से 10 इन्वेस्टर्स जिसको मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ना, वो मुझे यही कहते हैं कि यार मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मार्केट 40% गिर भी गया तो भी मेरे रात की नींद हराम नहीं होगी, मैं आराम से सोऊंगा और आराम से कंटिन्यू करूंगा निवेश, तो मैं फिक्स्ड इनकम में पैसा क्यों रोकूं? अब मैं आपको 2020 का एग्जांपल देता हूं। 2020 में जब कोविड का फॉल आया, मार्केट 40-45% गिर गया। अब आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अब आपको पता ही है कि ये गिरा तो है पर यहां से ऊपर जाने वाला है, करेक्ट? अब आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो बात अलग है, पर मान लीजिए आपका बड़ा पोर्टफोलियो है, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, हाइपोथेटिकली सिर्फ समझाने के नजरिए से। अब आपको पता है कि 40% 45% पोर्टफोलियो गिर चुका है, पर आपको ये कॉन्फिडेंस तो है कि मैं तो 10 साल का निवेशक हूं, तो मेरे पास अगर पैसा हो तो मुझे और डालना चाहिए। पर 10 में से 10 बार इन्वेस्टर के पास पैसा ही नहीं होता निवेश करने के लिए, क्योंकि अग्रेसिव इन्वेस्टर का बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो ऑलवेज इन्वेस्टेड होता है 100%। वो तो अब 2020 हुआ, आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 6 करोड़ हो गया, 5.5 करोड़ हो गया। आपको टेंशन नहीं है, आपको ये पता है कि ये ठीक है, नॉर्मल मार्केट है, कल उठ कर ये बढ़ जाएगा, पर आपको उसका फायदा भी लेना है। आपको 5.5-6 करोड़ हो गया तो आपको और पैसा डालना है एवरेज करने के लिए, पर आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? राइट? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट हाइब्रिड फंड्स सॉल्व। मैं आपको समझाता हूं कैसे। 2020 में अगर मान लीजिए आपके पास हाइब्रिड फंड में पैसा होता, और एक पर्टिकुलर फंड की बात कर रहा हूं जो हम लोगों को, हमारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कराते उस फंड में, उसका स्टैक देता हूं। मार्केट वाज डाउन 45%, ये हाइब्रिड फंड वाज डाउन ओनली 14%। वो 14%। सो आइडियली व्हाट हैपेंड, मार्केट गिरा जब 45% और आप सिर्फ 14% गिरे, तो आपको क्या करना चाहिए एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर? अब इसको बेचो और वो नीचे वाला आइटम ले लो। आपने यहां पर बेचा, आपको 14% का कैपिटल लॉस भी मिल गया जो आप 7-8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब आपने 45% नीचे मार्केट को खरीद लिया, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जब था 10-11-12% तो रिटर्न ऐसे भी दे रहा था जितना लार्ज कैप दे रहा है, पर एक जो 40-45% का फॉल आया वहां निकालकर जब आपने ये खरीद लिया, तब आप एवरेजिंग का फायदा देखिए। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। फर्स्ट, एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर ऑल्सो यू नीड हाइब्रिड फंड्स, अगर आपको डेट नहीं चाहिए तो, राइट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरा, अगर आप रिस्क पर ध्यान नहीं दोगे और सिर्फ रिटर्न पर ध्यान दोगे तो ये वाला गेम कभी भी नहीं खेल पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बहुत ही सुपीरियर इन्वेस्टर और एक नौसिखिए इन्वेस्टर में एक ही डिफरेंस है कि वो जो सुपीरियर इन्वेस्टर है ना, उसको पता है कि हर बार मार्केट गिरेगा वो ऊपर जाने वाला है, इसका फायदा कैसे लूं, और उस टाइम मुझे रिजर्व चाहिए। यस, और रिजर्व दो तरीके से है, या तो मेरे पास कैश इन बैंक होगा, करेक्ट, या मेरा वो फंड होगा जो कंपैरेटिवली कम गिरा होगा जिससे मैं अब नया फंड खरीद सकता हूं। एब्सोल्युटली। अभी कैश इन बैंक का प्रॉब्लम है ना, जब आपका पोर्टफोलियो छोटा है ना, शायद सॉल्व हो सकता है। आपका 10-20 लाख का पोर्टफोलियो है, गिर गया तो 5-6 लाख होगा आपके पास बैंक में उसको एवरेज करने के लिए, पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वाले क्लाइंट के पास उतना पैसा बैंक में नहीं होगा कि वो मीनिंगफुली एवरेज कर पाए पोर्टफोलियो को। 2 करोड़ में 10 लाख डालेगा तो क्या ही एवरेज होगा। दिस इज हाउ हाइब्रिड सॉल्व्स अ मेजर प्रॉब्लम। मैं इसीलिए हम जनरली जो फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन होता है ना क्लाइंट्स का, वो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे प्रोडक्ट में कराते हैं, टू मेक श्योर
कि कल उठकर अगर 30-40-50% का फॉल आ रहा है ना, तो ये पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो फॉल्स लेस, और उसको हम यूज करें इक्विटी को नीचे खरीदने के लिए। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, मुझे लगता है कि कीर्तन, एक व्यक्ति जब कंपैरेटिवली उसका वो कम होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है, तो वो पेंडुलम स्विंग कम होता है। बोलने को वो कहता है कि मैं तो बहुत रिस्की इन्वेस्टर हूं, बट जब थोड़ा पेंडुलम नेगेटिव स्विंग होता है तो वहां पे उसका कैरेक्टर दिखने लग जाता है। 100%। आई मीन, आई एम श्योर मैंने दोनों ने ये रियलाइज किया है कि जब आप एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो और सारे रिस्की वाले होते हैं। हाँ, और स्टार्टिंग में जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हो ये वाली कि आप कितने लंबे समय के लिए आओगे, अरे मैं तो आराम से 5 साल के लिए हूँ, या से फॉर एग्जाम्पल अगर पोर्टफोलियो आपका 70% हो गया, तो विल यू बी एबल टू स्लीप एट नाइट, ओ नो आई एम एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। ये सेम इंडिविजुअल 5% के फॉल पे आपको 4 क्वेश्चन कर देता है, राइट? तो विच इज वाई माई जज ऑफ रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ क्लाइंट इज ओनली एक फॉल देखने के बाद। उसके पहले मैं आई टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब मुझे कुछ भी बोलोगे मैं आपको अग्री नहीं करूंगा। जब तक आपने खुद एक फॉल अपनी लाइफ में नहीं देखा है, तभी आपको खुद को भी समझेगा आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने, एंड आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल कि नीचे गिरते वक्त कम नीचे गिरना इज सच अ ब्लिस एट दैट टाइम। इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू बाय थिंग्स व्हिच वर मोर चीपर। सी थियोरेटिकली ऑल्सो, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए रोके, 50% गिर गया तो 100 वाला 50 हो गया। अब ये 50 को वापस 100 होने के लिए 50% का राइज नहीं चाहिए, 100% का राइज चाहिए, राइट? वो उतना इजी नहीं है। तो आप जितना फॉल बचाओगे उतना तेजी से वापस ऊपर जा पाओगे। तो छोटा गिरो। तो इफ यू रियली आस्क मी, हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। रिटर्न मुझे ऐसा लग रहा है इज आउटपुट। हमारा इनपुट ये है कि वो गिरे कम कैसे, तो ऊपर जाना, आउटपुट तो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। अच्छा कीर्तन, यहाँ पे लोग है ना, अब हमारी बात सुनेंगे, उनको लगेगा यार ये कैटेगरीज आ गई, चलो अब मैं खरीदना चालू कर देता हूँ। बट अब एक व्यक्ति को आज समझो एक 25-30 हजार रुपए की SIP स्टार्ट करनी है, और वो एक होराइजन लेता है कि भाई मेरे को लेट्स से 7 to 10 years का मेरे पास टाइम फ्रेम है, और मेरे को पता ही नहीं मेरा कैसा रिस्क है, बिकॉज मैंने आज तक मार्केट में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो उसका आइडियल एसेट एलोकेशन क्या दिखना चाहिए आज आउट ऑफ दीज काइंड ऑफ फंड्स? आई वुड रादर सजेस्ट, अगर उनको पता नहीं है कि उनका एसेट एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 20% जितना पैसा गोल्ड में रखें। ओके। आप तकरीबन 30% जितना पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड्स में रखें, और आप बचे हुए 50% को अग्रेसिव हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप फंड्स में डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ये पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लग रहा है सही है, क्योंकि आपके पास 7-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, पॉइंट 1। तो नियर टर्म के ऊपर नीचे के मूवमेंट से शायद आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा मूवमेंट हो भी नहीं, इसीलिए आपके पास वेल डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा सा गोल्ड है, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम है, सब कुछ है, तो शायद आपके पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी भी कम होगी। और ये पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है आराम से 9-10%, 11% तक का रिटर्न ये पोर्टफोलियो खुद भी जनरेट कर सकता है। तो आपको शायद लेफ्ट आउट वाली फीलिंग भी नहीं आएगी कि मैंने रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया। एंड इन द मीनवाइल आपको जैसे ही समझने लगे ना कि आपका रिस्क एपेटाइट है या नहीं है, तो उस तरीके से एसेट एलोकेशन को टिल्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे समझ गया कि मैं थोड़ा सा बेट ले सकता हूं, तो मैं शायद अग्रेसिव हाइब्रिड से निकल के वो पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दूं, मल्टी कैप फंड में डाल दूं, तो धीरे धीरे अब खुद ही इवॉल्व हो जाओगे। बट I'll tell you what the problem is. The problem is all of us are hindsight bias. तो आज क्योंकि गोल्ड सिल्वर चला है, हम सब गोल्ड सिल्वर में पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विटी नहीं चला है, इंडिया इक्विटी, तो हम सबको लगता है कि यार हमने तो ग्लोबल पैसा निवेश नहीं करके कितना बड़ा लॉस कर लिया। साउथ कोरिया 80% ऊपर है, ना ब्राजील इधर है ना उधर है, हम लोग सब हाइंडसाइट बायस्ड है। तो मैं, कुछ लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते, बट माई थीसिस इन लाइफ इज एक्सट्रीमली सिंपल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन दे दे कि पिछले 3 साल में ये ABC प्रोडक्ट ने 12% रिटर्न जनरेट किया और इस वाले ने 5% रिटर्न जनरेट किया, पर आज आपको पैसा रोकना है अगले 3 साल के लिए,
तो 5% वाले पे जाओ, 12 पे मत जाओ। वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज सिक्लिकल। आज इंडिया नहीं चल रहा है, ग्लोबल चल रहा है, सिक्लिकल है। कल ग्लोबल नहीं चलेगा, इंडिया चलने लगेगा। आज गोल्ड सिल्वर चल रहा है, इक्विटी नहीं चल रहा है, सिक्लिकल है। कल गोल्ड सिल्वर नहीं चलेगा, इक्विटी चलेगा, राइट? आज इक्विटी में भी मान लीजिए लार्ज कैप चल रहा है, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, सिक्लिकल है। कल लार्ज कैप नहीं चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा। तो अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखकर किसी भी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हो, एक चीज गारंटी है, लिख लीजिए मुझसे, अगले 3 साल आप अपसेट रहने वाले हो। उससे बेटर स्ट्रेटेजी है जो नहीं चला 3 साल, उसमें पैसा डालिए, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट इज मच हायर। पर कीर्तन, यहाँ पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करेगा। एब्सोल्युटली। अगर आप राइट तरीके से ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे पदार्थ अपनी प्लेट में सजा लेते हो और उनको रीबैलेंस करते रहते हो, तो देन इट बिकम्स अ बिट इजियर टू डू दिस, कि जो बढ़ गया उसको बेच दो, जो घट गया उसको खरीद लो। ऑटोमेटिकली आप अपने आप प्ले कर जाते हो वो सारी चीजें। 100%। और देखो, मैं टिपिकली लोगों से ये कहता हूँ, क्योंकि मुझे पूछा जाता है मैं कौन से 4 या 5 फंड में निवेश करूं, या मुझे 4-5 अच्छे फंड्स बता दीजिए, बेस्ट फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बता, दैट्स द राइट फ्रेज, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि मैंने पिछले 9.5-10 साल से, मैं जब से ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा हूं ना, मैंने पूरी हिस्ट्री में मेरे अभी तक सिर्फ 29 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराया है। अब आपको लगेगा 29 फंड ज्यादा है या कम, बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे। बहुत कम है। मेरे कुछ क्लाइंट्स का 70 फंड होते हैं उनके पोर्टफोलियो में। करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक में लार्ज, मिड, स्मॉल, ग्लोबल में चाइना, यूएस, राइट? फिक्स्ड इनकम में इतने सारे ऑप्शन, हाइब्रिड में इतने सारे ऑप्शन, गोल्ड सिल्वर, इतनी सारी एएमसीज, 2000 से ज्यादा फंड है। हमने सिर्फ 29 फंड्स में इन्वेस्ट कराया है अक्रॉस ऑल आवर क्लाइंटाइल, ठीक है? सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? मैं अगर आपको उस 29 फंड का लिस्ट भी दे दूं ना, जो मेरे हिसाब से बेस्ट फंड्स है पूरी इंडस्ट्री में, और आपको मैं कहूं कि इसमें से 4 या 5 फंड जो भी आपको अच्छे लगे वो ले लीजिए, फिर भी आपका पोर्टफोलियो खराब होगा। मैं इन्वेस्टर्स को यही कहता रहता हूं कि सिलेक्टिंग द राइट स्कीम इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग कौन सी स्कीम्स को साथ में लाना है। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? मैं इक्विटी में ये कहता रहता हूं कि सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टॉक। 2020 में अगर आपने सबसे बेस्ट बैंक में पैसा रोका होता तो भी आपका पैसा टूटता, राइट? क्योंकि सब कुछ गिर रहा था। पर 2020 में आपने सबसे खराब से खराब फार्मा कंपनी में भी पैसा लगाया होता तो आप पैसा बनाते, राइट? Sector is very important and then you select the stocks. Similarly, schemes are important, पर आपको कौन सी 4 या 5 स्कीम साथ में लानी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस कौन सी स्कीम ने अच्छा किया या बुरा किया। सो 4 या 5 अच्छी स्कीम्स may not make a good portfolio. You have to understand कौन सी 4-5 में साथ में लाओ कि पोर्टफोलियो अच्छा बने। और उसमें भी बहुत वेरिएबल्स हैं कि पोर्टफोलियो 5 साल के लिए बन रहा है, 7 साल के लिए, Exactly. 10 साल के लिए बन रहा है, 20 साल के लिए बन रहा है, एग्जैक्टली। लेगेसी है। तो लोग जब कहते हैं ना कि यार 4-5 अच्छे फंड बता दो, वो तो ये रहे मेरे 29 स्कीम्स, आप सिलेक्ट कर लो, बट दैट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। That doesn't make a portfolio. That does not make a portfolio. Portfolio making is a different art. Scheme selection is a part of it. कीर्तन, काफी लोग जब आप डेट की काफी बात करते हैं, पहले हमारा डेट का वाला एपिसोड भी बहुत अच्छा गया था और आज भी आपने डेट पे बहुत एम्फेसिस किया, बिकॉज वो स्टैंडर्ड डिविएशन को कम कर देता है, आपको रिस्क से एक गद्दे की तरह, कुशन की तरह काम करता है आपके लिए, और आपको हल्के पॉजिटिव रिटर्न्स देता है जब मार्केट एकदम क्रैश कर जाती है। आई वाज लिसनिंग टू शंकर शर्मा सर एंड हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम आल्सो, तो बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि वॉरेन बफेट जो है इज नॉट making better returns because he's always invested in the market. He makes good returns because he gets out of the markets also at the right time. वो जीरो जब बनाते हैं तो मार्केट -20 बना रही होती है, तो ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट लेके बैठे होते हैं 20% का अगली रन के लिए। Absolutely. तो आई थिंक वो आपकी बात जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी आज, कि हम 14% गिरे, बाकी 40% गिरे, आओ जी अब मौका आ गया 40% नीचे वाली आइटम खरीदने का। पर लोग है ना, डेट को ये समझते हैं कि मैंने ईपीएफ में पैसा डाल दिया, मैंने पीपीएफ में पैसा डाल दिया है, मेरा एम्प्लॉयर एनपीएस कर रहा है तो मैं कवर्ड हूं, यू नो।
I had met certain individuals जिनको extra government की तरफ से facility मिलती है कि due to their nature of job they can put some more money into debt, some fixed government instruments. तो वो लोग कहते हैं हाँ सर हमारा debt तो covered हो गया, तो अब हमारे को सिर्फ equity बताओ जी, अब बताओ equity के अलावा हम क्या कर रहे हैं. तो उस तरह के mindset के लोगों के लिए क्या जरूरी है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उनका mindset बहुत सही है, क्योंकि मेरा खुद का mindset वो है. ओके. क्यों आपने फिक्स इनकम में पैसा निवेश कर रखा है फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट, तो अब आप फिक्स्ड इनकम मत कीजिए ज्यादा, आप इक्विटी कीजिए. बट आई विल टेल यू वेयर द डिफरेंस इज जनरल माइंडसेट एंड नाउ अ प्रोफेशनल माइंडसेट. अब जब प्रोफेशनली मैं सोचता हूं ना, तो मैं आपको डेट या हाइब्रिड उस एंगल से नहीं दे रहा हूं कि मैं आपका एसेट एलोकेशन करूं. मैं आपको डेट और हाइब्रिड उस एंगल से दे रहा हूं कि कल मार्केट गिरेगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, मैं इसे यूज करूंगा मार्केट को नीचे खरीदने के लिए. तो अगर आप वो कर पाए, यू नो हाउ टू डू इट, राइट, तो आपको ये जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में. क्योंकि मैंने 2008 देखा, 2013 देखा, 2018 देखा, 2020 देखा, और मैं देखते आ रहा हूं खुद का और इन्वेस्टर का, जब मार्केट गिरता है ना तब पैसा नहीं होता. नहीं बेसिकली यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी कैपिटल. एब्सोल्युटली. एंड वो अपॉर्चुनिटी कैपिटल में कैसे क्रिएट कर रहा हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे. क्योंकि अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड दे रहा हूं उन्हें, तो वो भी 10, 11, 12% बना रहे हैं, जो उसका लार्ज कैप भी बना रहा है. तो मेरे लिए वो लार्ज कैप एलोकेशन है पोर्टफोलियो में. बट वेरी इंपॉर्टेंटली वो गिरता कम है वर्सेस अ लार्ज कैप. डेट बचा लेता उसको. यस, वर्सेस द लार्ज कैप. दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हम ना कुछ अब एक दो इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट वो लेते हैं, मतलब कि यूज केस लेते हैं. एक इन्वेस्टर है जिसके पास लेट से आज 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, लमसम करना चाहता है. पहले तो वो कंफ्यूज है, मैं लमसम करूं या SIP करूं, STP करूं, वहां पे वो फंसा हुआ है. पर लार्जली अभी उसको पता नहीं है इस कैपिटल का क्या करना है. मेरे पास समय है, आई डोंट नीड इट इमीडिएटली, आई एम नॉट कन्विंस्ड, अभी मेरे को पता नहीं क्या करना है. तो वो एकदम इस जोन में है. ऐसे ही मेजरली सारे होते हैं, पैसा पड़ा होता है, 5-10 लाख तो पड़ा ही होता है. करेक्ट. पर वो अब डालू कहाँ, कैसे डालूं, लमसम करूं नहीं करूं, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? लमसम करना चाहिए या SIP जाना चाहिए, और अगर लमसम करे तो कैसे करे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपके पास इनफ समय है, पॉइंट नंबर 1. और अगर आप इक्विटी में करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा पैसा आप फ्लेक्सी कैप फंड को दे दीजिए. लेट द फंड मैनेजर डिसाइड कि उसको लार्ज मिड स्मॉल कहाँ पैसा रोकना है. पर वो डरता है, लेट्स से अगर मार्केट कल को 10-20% गिर गई अचानक से. हाँ, पर देखिए, अगर ये थॉट प्रोसेस है, तो आपको एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, राइट. तो आई विल गो बैक टू द ओरिजिनल डेटा दैट आई गिव यू, कि आप थोड़ा सा बैलेंस एडवांटेज में डाल दीजिए, थोड़ा सा गोल्ड में डाल दीजिए, और थोड़ा सा अग्रेसिव और फ्लेक्सी में डाल दीजिए. So, जो आपने मेरे को एक 20-25 हजार की SIP के लिए कहा था, वो ब्रॉडली सेम थिंग एब्सोल्युटली विल सस्टेन. बट शुड ही डू SIP और शुड ही स्टिल डू लमसम? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो देखिए 100 रुपए में से 30 रुपए डाल रहे हो, उसमें से भी लमसम डालोगे कोई मतलब नहीं है. आप अगर वो फॉलो कर रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप सीधा सीधा लमसम कर दीजिए. इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल. अच्छा, अब है ना, एक हमने काफी जगह देखा है कि लोग अब ये रियलाइज कर चुके हैं कि होम रेंटल इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम. बिकॉज एक तो रेंटल यील्ड बहुत कम है, आप ओल्ड हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, बच्चे साथ में नहीं है, आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो नाउ दे वांट टू मूव टू SWP. पर उनको पहले दिन से पैसा निकालना है. लेट से एक व्यक्ति रिटायर हुआ, पूरी जिंदगी काम किया, 1 करोड़ रुपए बना पाया. अब उस 1 करोड़ रुपए में से उसको कैसे वो बांटे, लेट से कुछ बकेट्स में, ताकि वो उसमें से पैसा निकालना चालू कर सके इमीडिएटली, उसका कॉर्पस खत्म ना हो, वो कितना निकाल सकता है, और उसको वो स्टेप अप भी कर पाए, क्योंकि सालाना उसकी हल्की हल्की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और ये मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबली ये आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि टिपिकली लोग इसमें गलती कर जाते हैं. तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीजें समझनी है. सबसे पहले ये समझना है कि आपको 6-7% से ज्यादा विड्रॉवल नहीं करना चाहिए. ओके, 6% पकड़ लेते हैं, ठीक है. तो एक तो ये एक बार क्लियर हो गया ना, तो आपका मैथ मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा. दूसरा, अगर आप ज्यादा रिटर्न के पीछे भागकर ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले कि आपने पूरा पैसा हाइब्रिड में डाल दिया और पहले दिन से विड्रॉवल करने लगे, तो आपका प्रिंसिपल खतरे में. तो पहले दिन से विड्रॉवल की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है वर्सेस पूरा पैसा आपने हाइब्रिड में डाल दिया.
तो ये गलती भी ना करें कि उठा के हाइब्रिड से एसडब्ल्यू करना चालू करें। तो अब आप बकेट कर लीजिए। ठीक है। तो आपने एक बकेट हो गया कि आपने शायद इक्विटी सेविंग्स में या आर्बिट्राज फंड में 1 साल की आपकी रिक्वायरमेंट का पैसा रोक दिया। तो इसको आ जाते हैं 1 साल के इक्विटी सेविंग्स में, यानी अगर 6% में मानूं तो 6 लाख रुपए आपने इसमें डाल दिए। 6 लाख रुपए आपने इक्विटी सेविंग्स में डाल दिया और यहां से आप पहले 1 साल का विड्रॉवल निकालेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को 1 साल मिल जाएगा। बाकी चीजों को 1 साल मिल जाएगा। अब आपका बचा हुआ जो पैसा है वो लार्जली अगर आप 2 तरीके के हाइब्रिड फंड्स में पैसा निवेश कर ले। एक हाइब्रिड है बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दिया आपने, राइट। और दूसरा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप 2 अलग अलग बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा रोकोगे और थोड़ा सा पैसा आपने मल्टी एसेट फंड में डाल दिया। ओके। तो इसे करने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप फिक्स्ड इनकम में, कमोडिटी में और इक्विटी में अच्छी तरीके से बैलेंस्ड आउट है। आप उसको 1-1.5 साल ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे, जिसके बाद आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला 1 साल का कंजम्पशन आपका पूरा इक्विटी सेविंग या आर्बिट्राज फंड से निकल जाएगा। ठीक है। और बचा हुआ पैसा तब तक थोड़ा सा ग्रो हो चुका होगा। फिर आप अगर विड्रॉवल करना स्टार्ट करें, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है 6-7% के विड्रॉवल पे आप पैसा एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव निकाल भी पाएंगे और ये शायद एज एस्टेट आपके बच्चों को भी मिल सकता है। परफेक्ट, राइट। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपने पैसा निवेश करना शुरू किया, ओके, उसके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक मार्केट चले ही नहीं, तब शायद एक रिस्क आ सकता है आपके पोर्टफोलियो पे कि आपके इक्विटी कंपोनेंट ने रिटर्न जनरेट नहीं किया है। गोल्ड भी मैं अज्यूम कर रहा हूं उसने कुछ रिटर्न जनरेट नहीं किया होगा, सिर्फ फिक्स्ड इनकम ने रिटर्न जनरेट किया है। तो पॉसिबल है कि ऐसे सिचुएशन में आप शायद थोड़ा सा कैपिटल में और डिप कर जाएंगे, राइट। बेटर वे इज कि आप शायद 1.5-2 साल का पैसा साइड में रख दे और 1.5-2 साल इस कॉर्पस को ग्रो होने दे। पर प्रॉब्लम ये होगा ना कि आप अगर 1.5-2 साल का पैसा साइड में रख दोगे तो आपको शायद ये रियलाइज होगा कि आपके पास मंथली जितना पैसा चाहिए ना उतना शायद कम पड़ेगा। ओके। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 1 करोड़ में से 12 लाख रुपए निकाल दिए और 88 लाख आप वहां पर निवेश कर रहे हो, तो 88 लाख पे आपको मिलने वाला है मान लीजिए 10% का एवरेज रिटर्न, आप 6% निकाल रहे हो, तो आपका 88 लाख 4% पे ही ग्रो हो रहा है। तो इस 88 लाख को वापस 1 करोड़ पे आने के लिए काफी समय लग जाएगा जी, जो आपका ओरिजिनल कैपिटल है। समझ गया, हाँ, राइट। तो वो एक रिस्क है, फाइन बैलेंस आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये किसके लिए? ये उनके लिए जो इमीडिएटली हैंड टू माउथ है। व्हेन आई एम सेइंग हैंड टू माउथ है कि उनको ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास ऑल्टरनेटिव। पर अगर मान लीजिए ये सेम 1 करोड़ की जगह पे आपके पास 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, 7 करोड़ है और आपकी महीने की रिक्वायरमेंट 50,000 ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो आप राजा, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन अगर आप हैंड टू माउथ है। तो एक चीज और इसमें देखी जा सकती है कि लेट्स से 1 करोड़ उसको मिला है और उसके साथ साथ उसको कुछ पीएफ भी उसके पास है या कोई और इंस्ट्रूमेंट का भी पैसा है, तो पहले वो उसको कंज्यूम कर जाए। एब्सोल्युटली। बट कीर्तन, यहाँ ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो व्यक्ति ने 1 करोड़ इकट्ठा किया, अब हम उसको कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैफ में डाल दे या इसमें डाल दे या मल्टी एसेट में, तो उसका इक्विटी एक्सपोजर हो गया, जबकि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स कहते हैं कि जब रिटायर हो जाओ तो आपका सारा पैसा डेट पे हो जाना चाहिए। तो इस थीसिस को कैसे करें? जब हम, ठीक है, मेरे पास पीपीएफ है, 50-60 लाख का पीपीएफ भी है, मैं वहां से खा लूंगा पहले 2-3 साल, पर यहाँ मैंने तो अपना सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, मेरी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो व्हाट शुड आई डू हियर? सबसे पहले तो आप इक्विटी में नहीं डाल रहे हो पूरा पैसा, ओके, ठीक है, क्योंकि हम उसे बाइफरकेट कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, मल्टी एसेट फंड में। तो मोटा मोटा आप 30-40% इक्विटी में हो या उससे भी थोड़ा सा कम, आप 30-40% या 50-60% डेट में हो और थोड़ा सा 15-20% गोल्ड में हो। While the question is absolutely logical, ये केस टू केस बेसिस पे आप देखोगे कि आप कितना एलोकेशन मल्टी एसेट में डाल दोगे या और कितना एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज पे डाल दोगे या कुछ और भी शायद इंट्रोड्यूस करोगे। तो अगर मैं इफ आई एम समबडी जो एकदम हैंड टू माउथ है, राइट, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो आपको आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत सिग्निफिकेंटली
कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। बट द रिस्क हियर इज कि आप अगर आपका इक्विटी एलोकेशन सिग्निफिकेंटली कम कर दोगे तो 6-7% पे आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, तो आप कैसे बैलेंस कर पाओगे? Can 100% of the money go to equity savings scheme fund? या it will be risky? आई थिंक अगर आप पूरा 100% इक्विटी सेविंग्स को दे देते हो और आप अगर 18-20 महीने का उसे हेड स्टार्ट दे देते हो तो मुझे नहीं लगता रिस्की है। तो आप ये कह रहे हो कि मैं रिटायर हूं उससे 2 साल पहले फॉर एग्जांपल मैं ये कॉर्पस बिल्ड कर दूं और 2 साल का उसको समय दे दूं, कूलिंग पीरियड दे दूं, एंड देन आई स्टार्ट ईटिंग आउट ऑफ इट, कोई दिमाग ना लगाऊं और महीने का 0.5% से ईटिंग स्टार्ट कर लूं। एब्सोल्युटली, सो दैट वर्क्स 100% वर्क्स। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए हमने ऑलमोस्ट सारे ब्रॉडली सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। ऐसी कोई एसडब्ल्यूपी में गलती जो लोग करते हैं और फंस सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोग को देखा है जो एसडब्ल्यूपी में भी मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि भाई मैं मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डालूंगा। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप में डालना चाहिए? अगर डालना चाहिए तो किसको डालना चाहिए? वो तरह का रिस्की एसडब्ल्यूपी कॉम्पोजिशन क्या होगा? सी आई थिंक अगर आपको रिस्क भी लेना है अगर, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा कम रखना पसंद करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं अगर मान लीजिए बहुत रिस्की बेट भी लेना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है तो उसके 6% के हिसाब से मैं साल का 60 लाख रुपया विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर 60 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ मैं, तो 60 लाख रुपए तो ऐसे रखना चाहूंगा कि तो मान लीजिए 10 करोड़ है मेरे पास, 60 लाख मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, पर मेरी रिक्वायरमेंट 30 लाख है। राइट, मुझे 30 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, 2.5 लाख रुपया महीना बहुत हो गया मेरे लिए। तो मैं 30 लाख की कॉम्पोजिशन इक्विटी सेविंग्स बैफ के थ्रू अचीव करने की कोशिश करूंगा और मैं बाकी का पैसा मैं फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसे फंड्स में एलोकेट कर दूंगा। तो मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को पहले आप फुलफिल कर लीजिए, कम रिस्क लेके थोड़ा सा वो कुशन कर लीजिए और बाकी के पैसे पे आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए ना, क्योंकि लार्जली मैंने देखा है कि ये पैसा एक्चुअली एस्टेट प्लानिंग में ही जाता है। ये पैसा टिपिकली लोग कंज्यूम नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, राइट? तो पैसे को ग्रो होने दीजिए और 3-4 या 5 साल बाद अगर ये पैसा ग्रो हो चुका है और आपको पैसे की जरूरत है, इट इज ऑलवेज लिक्विड, आप कभी भी पैसा विड्रॉ करके कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रू, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम एसडब्ल्यूपी में सबसे बड़ी ये है लोगों के लिए जो हैंड टू माउथ है। बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता एसडब्ल्यूपी में कोई भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज हैंड टू माउथ वाले लोगों की, कि आप रिटायर हुए इमीडिएटली आपको 6% से ज्यादा पैसा चाहिए, पर उस सिनेरियो को बिल्ड करने के लिए आपके पास इनफ पैसा नहीं है। आई थिंक उसके अलावा बाकी बहुत सारे लोग जितना कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको जितनी एसडब्ल्यूपी चाहिए वो हाइब्रिड फंड्स के थ्रू वो मैनेज कर लीजिए, बाकी का पैसा इक्विटी में रखिए, कोई इश्यू नहीं है। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब हम आते हैं टॉप पिक्स ऑफ एएमसीज फॉर दीज कैटेगरीज, कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा एएमसी आपको लगता है एक अच्छा फंड चलाता है। हम फंड का नाम नहीं मांग रहे, एक रेंज ऑफ एएमसीज आपको क्या लगता है? कि चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंड से, आपके आर्बिट्राज फंड से। आई थिंक आर्बिट्राज में कोटक और टाटा बहुत अच्छा करते हैं। ओके, कोटक एंड टाटा। यू ऑल शुड लुक एट कोटक एंड टाटा। ओके। इक्विटी सेविंग्स फंड में भी इफ यू सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन वापस कोटक इज आवर टॉप पिक इन दैट स्पेस। यू ऑल शुड लुक एट कोटक। अगर आप बैफ की बात करें तो आईसीआईसीआई और ईडलवाइज आर बोथ आर आवर टॉप पिक्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड हम तो करते नहीं हो, हाँ, बिकॉज वो डेट उसमें आ जाता है। बैलेंस हाइब्रिड भी हम नहीं करते, तो आई डोंट हैव अ से इन दैट। अग्रेसिव हाइब्रिड में मेरा इज डूइंग वेरी वेल। ओके। और मल्टी एसेट में यू ऑल्सो लुक एट वाइट ओक। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। I think they were one of the earlier guys to get multi assets also. In all honesty, वो एक ही ऐसा AMC है जो genuinely मल्टी एसेट को मल्टी एसेट की तरह रन करता है। Okay. बाकी हर कोई AMC मल्टी एसेट को सिर्फ डेट का रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट बना के रखती है। क्योंकि मल्टी एसेट में आपको फ्रीडम है कुछ भी करने का, तो वो लोग आर्बिट्राज में पैसा रोक देते वो 65% इक्विटी एलोकेशन बनाने के लिए। दे आर नॉट प्योर मल्टी एसेट। The only pure multi-asset, in my opinion, is the White Oak multi-asset fund. Got it.
अच्छा, अब ऑब्वियसली लोग दे आर सर्चिंग फॉर टॉप रिटर्न्स, ये सब, तो ये लोग क्या गलती करेंगे जो जब ये फंड्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे, और मतलब व्हाट आर दैट मिस्टेक्स दे विल लुक डू? अगेन दे विल डू द सेम मिस्टेक, लाइक आज अगर हाइब्रिड कैटेगरी में वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे, तो हर कोई मल्टी एसेट फंड में पैसा रोकेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में मल्टी एसेट ने बहुत अच्छा कर दिया है वर्सेस गो, बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो सबसे पहले तो पिछला 3 साल मत देखिए, वेरी 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 बैड वे टू लुक एट, way to start investing. In fact, like I said, the best way to do is पिछले 3 साल का रिटर्न देखो, सबसे कम रिटर्न जिसमें है उसमें पैसा रखो, ना कि सबसे ज्यादा रिटर्न जिसमें आया है। कैटेगरी वाइज श्योर बात कर रहा हूँ, समझ गया। 1 सेकेंड, आप टिपिकली आई डोंट नो व्हाई, पर मैंने ये यानी रिटर्न्स के अलावा लोगों को ये देखे कि सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर स्कीम्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, राइट? नाम नहीं लूंगा फंड्स का, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फंड्स पैसा देकर भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा नैरेटिव ड्राइव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड्स पॉपुलर है क्योंकि 2 इन्फ्लुएंसर्स ने शायद उन फंड्स के बारे में बात कर दी है। तो प्लीज सोशल मीडिया से अब अपना डायरेक्ट मत करना, हाँ। नैरेटिव ड्राइव मत कीजिए कि यहाँ पर मेरे को पैसा रोकना है। वेरी इंपॉर्टेंटली, नीचे का रिस्क कितना है, राइट? या ये फंड्स गिरते कितना है, वो ज्यादा देखिए वर्सेस ये फंड्स ऊपर कितना जाता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन लाइन, कि नीचे का देखिए कि कितना गिर तो नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर जैसे हमने पूरे पॉडकास्ट में बात की है, अब हाइब्रिड में इन्वेस्ट करने का आपका लॉजिक ही है कि ये फंड्स कम गिरे, पर आप सिलेक्ट करते वक्त देखते हो कि रिटर्न किसने ज्यादा दिया है, ये तो पूरा पर्पस ही डाइल्यूट कर देगा आपका। तो ऐसे फंड सिलेक्ट कीजिए जो कम गिरते हैं, और किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाइए, वो आपको दिखाएगा कि ये पीरियड में जब सबसे ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल था, तो ये पीरियड से ये पीरियड में ये फंड इतना गिरा, ये फंड इतना गिरा। 4 फंड को कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि यार सबसे वॉलेटाइल फंड में सबसे कम गिरने वाला फंड कौन सा है सेम कैटेगरी में। उस फंड में ज्यादा पैसा रोकिए, या उसी फंड को सिलेक्ट कीजिए वर्सेस सिलेक्टिंग अ फंड जिसने ज्यादा रिटर्न दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारी चर्चा भी हुई थी, वो थी IDCW वर्सेस SWP। IDCW भी अब एक काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो आपका क्या सजेशन होगा, IDCW किया जाए या SWP? देखिए, अगर आप टैक्स स्लैब में है, आपकी अगर एक्टिव इनकम है 12 लाख, एक्टिव इनकम है, आप 30% के टैक्स स्लैब में है, तो आपको SWP करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप SWP करते हैं ना, आप यूनिट्स, आप टिपिकली कैपिटल गेन्स ले रहे थे, हाँ, राइट? तो कैपिटल गेन्स में आपको चाहिए कि आप 1 साल के बाद 12.5% वाले टैक्स स्लैब में आ जाए। IDCW टिपिकली आपको एज डिविडेंड पे करता है, जो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं है, तो आपको क्यों कैपिटल गेन्स भरना है? आप अगर 12 लाख तक IDCW करते रहेंगे, तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं हो, तो आपको IDCW के थ्रू पैसा विड्रॉ करना चाहिए। अगर आप बड़े टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको SWP। बट आई विल टेल यू अ प्रॉब्लम। SWP में कैसे आपने फंड को कह दिया कि मेरे को हर महीना 0.5% चाहिए, तो फंड आपको 0.5% दे देगा। IDCW में ऐसा नहीं होता। IDCW में फंड डिसाइड करता है कि मेरे पास पैसा बचा है, तो चलो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ। तो IDCW में आपको कैश फ्लो की गारंटी नहीं है SWP की तरह। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ, बट अगर मेरे को फिक्स चाहिए ही चाहिए, तो देन आई थिंक SWP इज बेटर, एंड ऑब्वियसली प्लानिंग फॉर टैक्सेस में भी SWP काफी अच्छा है। ग्रेट कीर्तन, आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एज यूजुअल, और बहुत डिमांड थी हाइब्रिड कैटेगरी की कि क्या यूज केस होगा, क्या होगा, एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग ऑन दिस। कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू गेट हिम अगेन। और कोई मुद्दे पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करनी तो वो भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन कीर्तन फॉर investing all your time in this podcast. I'm sure बाकी listeners को बहुत फायदा होगा। Thank you so much. Thank you so much for having me as always. Thank you, Kit.